A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं. दिस सीरीज इज एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज. तो आज से हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे. हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रॉम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. हम सबसे पहले एनसीईआरटीज को कवर करेंगे. क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज है तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज जाऊंगी, क्लास वाइज जाऊंगी. तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन हम लोग 12th क्लास तक हिस्ट्री को पढ़ेंगे. हम लोग ये सीरीज जो होगी बाकी सीरीज से डिफरेंट किस तरीके से होगी, इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री को भी साइंटिफिकली पढ़ना है. इस तरीके से पढ़ना है कि आपको बहुत ज़्यादा रट्टा ना लगाना पड़े, आपके पास लॉजिक्स हों कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर 1. सो आज हमारा क्लास 6 चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे. आफ्टर फिनिशिंग एनसीईआरटी हम लोग तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स है हिस्ट्री की, उसके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या जो क्लासेस इंपॉर्टेंट है हम उसको भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस स्क्रीन पर आपको मेरा ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है. ये मेरा ईमेल आईडी है. आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपको. मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे उन सभी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस. सबसे पहली चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोगों का फोबिया होता है, स्पेशली द पीपल जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ. जो लोग ह्यूमैनिटीज से हैं, उन्होंने हिस्ट्री पहले से पढ़ रहे हैं वो, तो दे आर लिटिल कंफर्टेबल. बट एक्चुअली हिस्ट्री को हमेशा रटना नहीं होता. हिस्ट्री के लिए भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको एनसीईआरटी सीरीज में भी बताती आ रही हूँ कि हर चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी. आई विल टेल यू कि वो रटनी ही पड़ेंगी, उसका कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है. बट 70% ऑफ जो चीज़ें होंगी वो आपको लॉजिकली आपके ब्रेन में जानी चाहिए कि किस तरीके से हमारी क्रोनोलॉजी स्टार्ट हुई. कुछ लोगों को लगता है कि हिस्ट्री इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू क्लियर एनी एग्जाम. सिर्फ हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में. ऐसा नहीं है. हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप जान पाएँ कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन रेस है, वो किस तरीके से इवॉल्व करती आ रही है. किस तरीके से हमने एंशियंट इंडिया में स्टार्ट किया था, एंशियंट पीरियड में जब स्टार्ट किया था, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और आज के जो मॉडर्न ईरा है उसमें हमने किस तरीके से डेवलपमेंट किए. आपको जानने को मिलेगा हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ के कि क्या गलतियाँ हमसे हुई, क्या स्पेशल अच्छी टेक्निक्स थी जो उस टाइम पे भी फॉलो की जाती थी, किस तरीके से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं. बेसिकली मैं ज्योग्राफी को भी इसमें मिक्स करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को नहीं पढ़ना. अगर आप उसको ज्योग्राफिकली प्लॉट कर पाएंगे, अगर आप देख पाएंगे कि मैप में वो चीज़ें कहाँ हो रही है, तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से याद रहता है. हमारे ब्रेन की कुछ खास बातें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुनने से याद नहीं करता, पढ़ने से याद नहीं करता. अगर सुनने के साथ उसको पढ़ा दिया, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उस जगह को विजिट करें. अगर आपके पास जब भी चांस मिलता है, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिस भी सिटी से बैठ के देख रहे हैं, जिस भी विलेज से बैठ के देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी हिस्टोरिकल साइट है जो कि हमने एनसीईआरटी में टच किया उसको, तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप उस जगह पर ज़रूर जाएं. ज़रूर एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद देखेंगे किस तरीके का आर्किटेक्ट है. मंदिर की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बना हुआ है. बावड़ी की बात की जा रही है, अगर राजस्थान से आप मुझे देख रहे हैं तो बावड़ियों में जाके देखिए. किले में अगर आपकी बात की जा रही है तो उसमें जाके प्लीज़ देखिए. अगर आप देखते हैं और साथ में आपने पढ़ लिया और आपने समझ लिया, तो आपके ब्रेन में वो परमानेंटली चला जाता है. बाकी सब तो रट्टे की बात होती है. रटना है आपको, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी. रटना बहुत ईजी होता है, मैं आपको बता रही हूँ. कहीं पर भी आप बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या कहीं पर भी, तो आप अपना एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी रटने वाली चीज़ों को लिख सकते हैं. और जब भी आपको मौका मिले उसको खोल के रट लीजिए. मतलब 1-2 महीने में आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे रटने में. बट बात हम यहाँ पे करेंगे लॉजिक्स की. सो लेट्स स्टार्ट. हिस्ट्री जो स्टडी होती है, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अपने पास्ट के बारे में. पास्ट के बारे में हम क्या करते हैं स्टडी? जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं. उस टाइम पे कैसा कैसा हुआ, किन इवेंट्स की वजह से इस तरीके के चेंजेस आए जो हमें अपने मॉडर्न टाइम में देखने को मिल रहे हैं. तो पास्ट हैपनिंग्स को हम स्टडी करते हैं, ऑल देयर एस्पेक्ट्स, उनके सब एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे. वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के टूल्स वो लोग यूज़ किया करते थे, किस तरीके के क्लोथ्स पहना करते थे, किस तरीके की उनकी सोशल लाइफ थी, किस तरीके की रिलीजियस लाइफ थी. उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेटर ऑन आप को रिलेट कर पाएंगे कि उस टाइम की अगर रिलीजियस लाइफ उस तरीके की थी तो क्या हमारे मॉडर्न ईरा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट उसका आया है.
तो पहली जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ये एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेगा। हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज है, तो क्लास 6 में हम सिर्फ वही पढ़ने जा रहे हैं मोस्टली जो क्लास 6 में दिया हुआ है। कोई भी इसको ये ना समझे कि इसमें आपने इनसफिशिएंट पढ़ाया है। मैं इनसफिशिएंट नहीं पढ़ाऊंगी आपको, हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। पहले ABCD लिखना सीखेंगे, तब जाके हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे। तो जस्ट माइंड इट। एंड यस, चैप्टर जब भी खत्म होगा और बीच में भी मैं आपको बताती रहूंगी कि इस चैप्टर से टेक अवे क्या है। हो सकता है इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का टेक अवे हो, लेकिन कुछ जो टेक अवे होगा उस चैप्टर का वो आपको जरूर से याद रखना है। समझने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो हमने बात किया हिस्ट्री में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। अगर हम जानना चाहते हैं अपने पास्ट के बारे में तो किस तरीके से हम जान सकते हैं, तो हमें देखना होता है लाइव्स ऑफ हंटर, फार्मर्स, हर्डर्स, किंग्स। हम उनकी जिंदगी के बारे में पता करते हैं कि भाई वो किस तरीके से रहते थे। अगर किंग था तो उसका एक लाइफस्टाइल था पर्टिकुलरली, अगर हंटर गैदरर थे तो उनका एक पर्टिकुलर तरीके का लाइफस्टाइल होगा। वो किसी गुफाओं में रहते होंगे, पर्टिकुलर तरीके के एनिमल को हंट करते होंगे, एक तरह के औजार यूज करते होंगे। अगर वो गुफाओं में रहते थे, जब उनको खाली टाइम मिलता था तो वो पेंटिंग्स बना दिया करते थे। ह्यूमन नेचर, अगर आप भी देखेंगे, आप खाली टाइम में कहीं पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, आपके पास कुछ नहीं है, नो इंटरनेट, नथिंग, तो आप क्या करेंगे? अगर आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो कोई एक टुकड़ा लेके कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जब भी उनको खाली टाइम मिला, कोई ऐसा टाइम मिला, बहुत हार्श वेदर आ गया, तो उन्होंने अपने गुफाओं के ऊपर कलाकारी की, चित्र बनाए। राइट, अभी भी हम लोगों की आदत है, हम लोग कहीं जाते हैं तो पेड़ के ऊपर अपना नाम लिख के आएंगे, R+S, A+B, कुछ भी लिख के आते हैं, दीवारों पे लिख के आता है। ये ह्यूमन नेचर है हमारी। तो ये हम सदियों सदियों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये हम करते आए हैं। एनीवेज, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग स्टडी करेंगे लाइफ, वहाँ की लाइफ कैसी थी। हम स्टडी करेंगे वो कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, और किस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंटिंग बनाना, किस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को वो प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे जैसे एडवांस होते गए हम देखेंगे उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाना शुरू कर दिए, गहने, अपने आप को ब्यूटिफिकेशन में उन्होंने शुरू कर दिया। क्या यूज़ करते थे? कोई सुंदर सुंदर पंख होते थे, कोई सुंदर सुंदर हड्डियाँ, कोई पत्थर, उसको ला के जेम स्टोन्स, उसको इकट्ठा करके उन्होंने ज्वेलरी बनाना शुरू किया। तो जो हमारा प्यार है ज्वेलरी के प्रति या सुंदर बनाने के प्रति, जो हमारा प्रेम है ह्यूमन बींग्स का, वो ऐसा नहीं है, और ह्यूमन बींग्स में ही पाया नहीं जाता, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो ये जो है ये सदियों सदियों से चला आया है, तब भी लोग ऐसा किया करते थे और अब भी कर रहे हैं। हम स्टडी में हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? वेयर। तो हिस्ट्री की जो स्टडी है वो हम जोग्राफिकली करेंगे, अक्रॉस द प्लेसेस। हम देखेंगे किस जगह पे क्या हुआ, किस जगह पे क्या हुआ, उसको हम कोरिलेट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे अपने माइंड में। स्पेशियल अप्रोच लेंगे हम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, मतलब स्पेस वाइज हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि इस जगह पे ये हो रहा था, नर्मदा वैली में ये हो रहा था इस टाइम पे, गंगा में ये हो रहा था, और सिंधु नदी में कुछ और हो रहा था। ठीक है, सिमिलर चीज़ें हो रही थी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी एक दूसरे से। एग्जाम्पल लिया गया है, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव लेंगे, कैन एनरिच द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। सिंस इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, तो इसलिए हम ये सारी बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मैप देखते हैं, ये देखिए फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो आप देखेंगे ये आई होप एंड आई विश कि आपको कम से कम इतना ज़रूर पता है कि अगर इंडिया का ये मैप है तो उस पर कौन कौन से रिवर सिस्टम है मेजर, इतना ज़रूर आपको पता होगा। तो अगर सबसे पहला रिवर सिस्टम आप यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, जिसको सिंधु नदी भी कहते हो आप हिंदी में। दूसरा सिस्टम आप बड़ा वाला देखेंगे तो ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज गैंजेस, जिसको आप गंगा नदी कहते हैं। उसके बाद बाकी की रिवर्स हैं जिसमें आएगा नर्मदा, ताप्ती, यहाँ पे आएगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अगर मैं मेजर सिस्टम्स की बात करती हूँ तो यही रिवर्स हैं, और एक रिवर यहाँ पे रह जाती है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, जो नॉर्थ ईस्ट में अपना पूरा सिस्टम बनाती है। तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, और फिर साउथ की रिवर में आएंगी, सबसे पहले सेंट्रल इंडिया की रिवर आएंगी नर्मदा, ताप्ती, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अगर हम बेसिक की बात करते हैं, बेसिक रिवर सिस्टम है ये, तो ये हमारे देश की बड़ी नदियों में से आती है, जिनको हम मेजर रिवर सिस्टम कह रहे हैं। तो ये हमारे देश की, जिनके मैंने अभी नाम लिए, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम उसी के साथ पढ़ते जाएंगे कि इस नर्मदा रिवर के बैंक्स पे क्या हो रहा है, इंडस रिवर के बैंक्स पे क्या हो रहा है, और ब्रह्मपुत्र में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो दिस इज मैप। ये इंडिया है पूरा, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये जो है म्यांमार के करीब है ज़्यादा,
लक्षद्वीप जो है नीचे में मालदीव के करीब है। अगर लक्षद्वीप को आप देखते हैं तो केरला के बहुत करीब है। तो इस तरीके से आपको क्यू मैप में दिखा रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कौन सी लोकेशन किसके करीब है, क्योंकि तब पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं थी। तो पॉलिटिकल बाउंड्री ना होने से जो सबसे पास में जो जगह होगी वहां पे ही लोग मूव करेंगे, राइट। तो अगर हम हंटर गैदरर्स की बात करते हैं तो हंटर गैदरर्स थे, अगर हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो हंटर गैदरर्स जो थे वर प्रेजेंट प्रिडोमिनेंटली इन नर्मदा वैली सिस्टम। तो नर्मदा वैली सिस्टम में भी हमको हंटर गैदरर्स मिलते हैं। नर्मदा वैली सिस्टम कहाँ है? दिस इज नर्मदा वैली सिस्टम। इसमें हमको कौन मिल रहा है? इसमें हमको हंटर गैदरर मिल रहे हैं नर्मदा वैली सिस्टम में, राइट, नर्मदा ताप्ती। तो हंटर गैदरर्स हमें प्रीडोमिनेंटली कहाँ मिल रहे थे? नर्मदा वैली सिस्टम में। जो रीजन था अलोंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ गेंजेस टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। अब हमने इस रीजन को, जो गंगा रिवर है और उसके साउथ वाले जो रीजन थे, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा मगध। आपको यहाँ पे मगध का मैप भी मिलेगा। ओके ठीक है, मगध का मैप इन्होंने नहीं है इस चार्ट में, तो आप ये जान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरफ जो था नीचे साउथ में गंगा का सिस्टम है और इसके साउथ वाला जो सिस्टम था उसको हमने मगध कहा। हम एक एग्जैक्ट मैप में जरूर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, तो मगध जो था वन ऑफ द फर्स्ट किंगडम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ओके देखिए, क्योंकि ये क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, तो ये आपको समझने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर है तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का। जो गारो हिल्स हैं दे आर नोन फॉर अर्ली एग्रीकल्चर। अब इसमें गारो हिल्स है, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंतिया। तो ये जो गारो हिल्स थी, यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें अर्ली साइंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला। ठीक है, ये भी हमें इस चैप्टर से मिल रहा है। गारो हिल्स से हमने क्या मिला? अर्ली एग्रीकल्चर के साइंस हमें गारो हिल्स में मिले। फ्लरिशिंग सिटीज इन गंगा वैली अराउंड 2500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले गंगा रिवर में सिटीज ने फ्लरिश किया। वो कौन सी सिटीज थी? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ बेसिक बातें। नर्मदा के पास हमको क्या मिल रहा है? हंटर गैदरर्स मिल रहे हैं। मगध एरिया कौन सा है? साउथ ऑफ गंगा वाला जो एरिया था मगध था, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किंगडम्स हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गंगा की रिवर की जो मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी, वो प्लेन्स में आके डिपॉजिट कर देते थे। तो पहले की जितने भी किंगडम्स अगर एस्टैब्लिश होंगे वो वहाँ होंगे जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, मतलब उपजाऊ मिट्टी रहेगी, तो वो वहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसलिए गंगा की जो वैली है, मतलब प्लेन में जो आ जाते हैं, वहाँ पे आपको मगध मिलेगा। और मगध इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एग्रेरियन स्टेट था, प्लेन एरिया था, डिफिकल्ट टेरेन नहीं था। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। गारो हिल्स की बात करेंगे तो अर्ली एग्रीकल्चर के साइंस हमको वहाँ पे मिले। अगर हम बात करते हैं कि उस तरीके के लोग ट्रैवल कैसे करते थे, उस टाइम के लोग, मूवमेंट ऑफ पीपल कैसे होता था, तो डेंजरस टेरेन था, पीपल जो मूव करते थे, एक इतना खतरनाक होने के बावजूद जंगल थे, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। किस लिए मूव करते थे, ये कारण आपको जानना जरूरी है। वो कोई रिक्रिएशनल पर्पज के लिए नहीं जाते थे कि हमको जी मालदीव्स देखने जाना है, ऐसा कम होता था। मोस्टली जो रीजन होते थे लाइवलीहुड होता था, या तो मतलब खाने की तलाश में, या तो उनकी लड़ाइयाँ चल रही होती थी, वॉर, या तो उनको एस्केप करना होता था नेचुरल डिजास्टर्स से। कैसे सूखा पड़ रहा है, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा ठंड, इन सब कारणों से लोग मूव किया करते थे, ना कि किन्हीं और कारणों से जैसे आजकल लोग मूव करते हैं। अभी भी आप देखो, अभी भी लोग मूव कर जाते हैं लाइवलीहुड के लिए। बहुत सारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसका पहला कारण होता है लाइवलीहुड। वॉर की वजह से लोग मूव करते हैं। इंटरनेशनल अरीना में अगर आप देखते हो तो जो कंट्रीज वॉर में अनस्टेबल कंट्रीज हैं, जो स्टेबल कंट्रीज होती हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उसकी तरफ रिफ्यूजी लोग जाना शुरू कर देते हैं। वॉर, एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं। वही कारण हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जो हम सदियों पहले से कर रहे हैं। अगर ये मूवमेंट होती थी, अब अगर आप मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू सेटलमेंट्स भी करेंगे। आप नई जगह में जाके अपने घर बसाएंगे, कॉलोनीज बसाएंगे, शेयर करेंगे आइडियाज़। तो इस तरीके से क्या हुआ, एनरिचमेंट होती गई लोगों के बीच में। तो एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस हुआ। क्यों? क्योंकि लोग मूव कर रहे थे। चाय हम लोग नहीं पीते थे, चाय हमारे कंट्री में बहुत बाद में आई है। बाकी अगर आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, वो लोग मसाले नहीं थे उनके पास, ये वाले जो हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ से मसाले भेजे जाते थे। सिल्क रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सिल्क रूट वो था जिसमें सिल्क का ट्रेड होता था। चाइना उसका लीडिंग कंट्री था जो सिल्क प्रोड्यूस किया करता था। तो वहाँ से यहाँ तक सिल्क का मूवमेंट हो रहा है। हम लोग क्या भेजा करते थे, हम अपने मसाले भेज दिया करते थे, वो लोग सिल्क भेजा करते थे। तो इस तरीके से ट्रेड चलता था।
तो शेयरिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ स्कल्पचर, कॉम्पोजिंग म्यूजिक, कुकिंग, ये सारे स्टाइल एक दूसरे चीज़ों में मिक्स होते गए। बिरयानी की अगर हम बात करते हैं, जो फेवरेट फूड है इंडिया का, तो बिरयानी जो है हमारे यहाँ पे नहीं बनाई जाती थी पहले, तो बिरयानी हमारे कंट्री में जो आई है वो दूसरे लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। कौन लाया ये हम सारी बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम नेम्स ऑफ लैंड, जो जो वहाँ की धरती थी। तो ग्रीक जो बोला करते थे इसको बोला करते थे इंडस। क्यों बोला करते थे? अगर आप ग्रीक की लोकेशन देखेंगे, मैप ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं, तो इंडस रिवर कहाँ है? सबसे ऊपर है। अगर आप रिवर्स पहाड़ों को क्रॉस करके आएंगे, हिंदू कुश, सुलेमान किरतार, और अगर इस तरफ से आएंगे तो अगर इस तरफ से आएंगे तो आप हिंदू कुश, सुलेमान किरतार को क्रॉस करके आएंगे, इस तरफ से आएंगे तो हिमालयाज को क्रॉस करके आएंगे, तो मतलब हिमालयाज एंड अदर ग्रेटर माउंटेन्स, ट्रांस हिमालयाज को। तो यहाँ से जब लोग आते थे तो सबसे पहले उनको कौन सी नदी मिलती थी? उनको इंडस रिवर मिलती थी। तो इंडस रिवर की वजह से इंडस, जिसको लोग क्या कहते थे? इंडोज बोलते थे, इंडोज। तो इंडोज, ऐसे इंडोज बोलते बोलते धीरे धीरे लोगों ने उसको चेंज करना शुरू किया, इंडोज से हिंदूज बोलना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से इंडिया को हिंदोज बोलना शुरू कर दिया, एंड कॉल्ड द लैंड ऑफ टू इट्स सीट्स इंडिया। फिर उसका नाम इंडिया पड़ गया। इंडस रिवर से जो है वो डिराइव हुआ इंडिया। इंडस को इंडोज बोलते बोलते हिंदोज बोलना शुरू कर दिया, तो हिंदू यहाँ पर आ गए। ठीक है। भारत का नाम कैसे पड़ा? भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, मेंशन इन ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको उसमें मेंशन मिलेगा भारत, तो उन्होंने उसको भारत बोला। भरत जो है, भरत यहाँ पे राजा हुआ करते थे, उसकी लिनिएज की वजह से इसको भारत बोला गया। इंडस की वजह से इसको इंडिया बोला गया। इंडोज बोलने की वजह से हिंदू बोला गया। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुई। आप किसी चीज़ को, वर्ड को बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, शहर में उस वर्ड को कुछ और तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, यूपी में जाएंगे तो अलग तरीके से, हरियाणा में जाएंगे तो अलग, राजस्थान में जाएंगे तो अलग, उसी सेम वर्ड को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, बट वो वर्ड होगा सेम, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ, कैसे हुआ ये सब। पहले हमने कहा कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो कैसे हो रहा है? द डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट पास्ट, मतलब हम कैसे जान पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला तरीका था हम मनुस्क्रिप्ट्स के थ्रू जान रहे हैं। अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है? तो इस चैप्टर के कुछ टेक अवेज हैं ये। तो मनुस्क्रिप्ट क्या है? मनुस्क्रिप्ट थी हैंड रिटन मैटर जो था। जो ऋषि थे, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ ऋषिज थे, उनको मतलब एक ऋषि थे पहले मनु, फिर उनके जितने भी फॉलोअर्स या फ्रेंड्स कह लेंगे या गैंग बोल देंगे उनका, तो वो सारे ऋषि थे जिन्होंने पत्तों के ऊपर लिखना शुरू किया। उस टाइम पेपर तो डेवलप नहीं हुआ था, तो पत्तों के ऊपर वो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, उसको हमने मनुस्क्रिप्ट कहा। सो दे वर यूजुअली रिटन किसमें? पाम लीव्स में लिखा जा रहा है, और बार्क ऑफ द बर्च ट्री। बर्च ट्री है, या तो उसकी बार्क पे, उसकी छाल पे लिख रहे हैं, या तो हम पाम के पत्तों के ऊपर लिख रहे थे। उस टाइम पे हाथ से लिखी जा रही थी, तो उसे हम कहते थे मनुस्क्रिप्ट्स। तो ये जो बुक्स थी, क्या डील करती थी, किस बारे में लिखा गया इनको, ये सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें लिखा गया। तो यहाँ से आपके पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे कि मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं हाथ से लिखने की बजाय उसमें देख सकते हैं कि कुछ और चीज़ से भी लिखी गई हैं, तो नो, हाथ से ही लिखी गई है, उसी को मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर किसी और चीज़ से लिखी गई है तो उसका कुछ और नाम है, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट्स हमेशा हाथ से लिखी गई। कहाँ लिखी गई? पत्तों के ऊपर लिखी गई या पेड़ों की छालों पे लिखी गई। क्या लिखा गया उसमें? हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखा गया, तो नहीं, रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखा गया, साथ में लिखा गया बिलीव्स के बारे में, कौन सी दवाई है, किंग कैसा है वहाँ का, साइंस क्या है, मतलब हर कुछ लिखा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के उसके बारे में लिखा, जो कुछ वहाँ पे बीत रहा था उस सब के बारे में लिखा। तो दीज मनुस्क्रिप्ट्स ऑल्सो इंक्लूड, उन्होंने पोएम्स भी लिखे, एपिक्स भी लिखे, प्लेज भी लिखे मनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर। जब भी उनको खाली टाइम मिला तो उन्होंने प्लेज, कविताएं, और खाली टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, जिस किसी को कविता लिखनी है, जो कवि है, तो उसके अंदर ये इनबॉर्न टैलेंट है, अगर उसे जितना भी वक्त मिलेगा वो कविता लिख देगा। वो अपने बिजी से बिजी शेड्यूल में भी कविता की 4 लाइनें लिख देगा, ठीक है। पोएम्स वो कंपोज करेगा, तो पोएम्स भी कंपोज हुई उस टाइम पे। फिर बात आती है, ये थी मनुस्क्रिप्ट। सेकेंड चीज आती है इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पत्तों पे कुछ लिखा जा रहा था। दूसरी चीजें थी इंस्क्रिप्शन, कहाँ लिखी गई। इंस्क्रिप्शन कहाँ होती है? इंस्क्रिप्शन वो होती है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। अब हार्ड सरफेस पे लिखी जाएंगी तो आप समझ लीजिए, हार्ड सरफेस पे रहेंगी तो वो ज़्यादा टाइम प्रिजर्व रहेंगी, इसीलिए मनुस्क्रिप्ट जो थी वो बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट इंस्क्रिप्शंस अभी भी प्रेजेंट हैं जो प्रिजर्व हो पाई हैं। अब इंसान तो इंसान है, वो तो पत्थर को भी तोड़ देगा, उसने तो इंस्क्रिप्शंस को भी तोड़ दिया। जब हमारे कंट्री में वॉर्स हुए, तब हमारा कंट्री भी नहीं था वो, जब वॉर्स होते थे तो लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन को भी तोड़ दिया करते थे, राइट।
तो क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट दे आर रिलेटिवली हार्ड टू डिस्ट्रॉय। ये ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रही हैं। किस पे लिखी गई थी? वो पत्थरों के ऊपर लिखी गई, हार्ड सर्फेसिस पे लिखी गई, मेटल्स के ऊपर लिखी गई। तो किंग क्या करते थे? ऑर्डर दिया करते थे। ये बोल दिया कि भाई कोई राजा, उसने बोला कि जाके वो एक पिलर है उसके ऊपर जाके लिखवा दो कि भाई जो जो लोग कुछ भी, मतलब जो जो लोग वॉयज पे जाना चाहते हैं, मतलब कोई रिलीजियस हज करना चाहते हैं, तो उनको जो है मैं फूड दे दूंगा या कुछ भी दे दूंगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो उसके बारे में लिखवा दो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखवा दी, मतलब उस पर लिखवा के आप छोड़ दो, तो जो भी आते जाते लोग हैं वो उसको पढ़ लें और उनको पता चल जाए वो सारी चीज़ें। तो किंग्स ऑर्डर दे दिया करते थे इंस्क्राइब करने के लिए, और उसको इंस्क्राइब कर दिया जाता था, उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। कई बार लड़ाइयाँ होती थी तो वो भी कहते कि भाई हमारे राजा ने ये जीत लिया है, समथिंग समथिंग, कुछ भी लिख सकते थे। फिर आती हैं ये तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक मनुस्क्रिप्ट्स पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिया इंस्क्रिप्शन। थर्ड तरीका है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। अब हमें मनुस्क्रिप्ट्स भी नहीं मिल रही, अब मिल चुकी हैं या इंस्क्रिप्शन भी मिल चुकी हैं। तीसरा हमने खुदाई शुरू की। जब पुरानी जो सेटलमेंट्स होंगी, तो धीरे धीरे सालों में वहाँ पे मिट्टी जम जाएगी, वो दब जाएंगी नीचे, और मिट्टी जमती जा रही है, नदियाँ और मिट्टी काट रही हैं, वो उसके ऊपर दबती जा रही है, तो वो नीचे दब जाती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में हम क्या करते हैं? हम खुदाई करते हैं, और उसको खुदाई को बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा वर्टिकल डिग करना शुरू कर देंगे, वर्टिकल डिगिंग नहीं की जाती है, जनरली हमेशा हॉरिजॉन्टल डिगिंग करनी जाती है। जैसे ही आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आप उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग शुरू कर देते हो, आप उसको देखने की कोशिश करते हो कि इसके ऊपर सिटी मिलेगी। अगर आपने वर्टिकल डिगिंग शुरू कर दी, मतलब सीधा नीचे काटना शुरू कर दिया कुएं की तरह, तो आप क्या करोगे? एक के बाद आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन जो पहली वाली है लेयर, उसका बारे में आप पूरा नहीं जान पाओगे, राइट? तो आर्कियोलॉजी क्या करते हैं? स्टडी द कल्चर ऑफ द पास्ट एंड द पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। क्या ढूंढते हैं वो? बिल्डिंग के रिमेन्स मिलेंगे, उनको कोई ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कोई उनको ज्वेलरी मिल जाएगी, कोई पॉट्स मिल जाएंगे, उस सब चीज़ों को वो स्टडी करेंगे और इन्फर करेंगे कि लोग उस तरीके से रहा करते थे वहाँ पर। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्सप्लोर करते हैं, डिग अप द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोस्ट, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कॉइन्स मिलते हैं उनको, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है? इन सारी चीज़ों से हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे नेशनल म्यूजियम जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। ये देखिए, ये उनके टॉयज़ जैसी चीज़ें हैं, टूल्स हैं उनके, ये उनके ऑर्नामेंट्स है, पॉट्स है, ये सारी चीज़ें आपको नेशनल म्यूजियम में रखी हुई मिलेंगी। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम को आप विजिट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम बात करते हैं कि पास्ट जो थे अलग अलग थे, डिफरेंट पास्ट। मतलब कैसे? एक ही टाइम पे लोग जी रहे थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट पास्ट कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि कोई किंग था, कोई फार्मर था, कोई वॉरियर था, तो सबकी ज़िंदगी अलग अलग थी, डिफरेंट पीपल। राजा की ज़िंदगी अलग है, फार्मर की ज़िंदगी अलग है, मर्चेंट की अलग है, क्राफ्ट पीपल की अलग है। तो ये सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ कुछ डिफरेंसेस थे। तो हमने ये स्टडी करके देखा कि भाई एक जगह पे देखा, एक कॉलोनी देखी, नॉर्मल से उसमें घर बने हुए हैं, तो अभी समझ में आया कि भाई यहाँ पे आम जनता रहती है। एक जगह पे देखा बड़े मोटी मोटी दीवारें, किला बना हुआ है, तो समझ में आया कि भाई यहाँ पे राजा रहता होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट आपको पर्सनल लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। सो देयर पास्ट मस्ट हैव बीन वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो किंग होता था उसका पैसा किस में खर्चा होता था? वो अपनी रिकॉर्ड करने में लगा रहता था कि भैया इंस्क्रिप्शन गुदवा दो, वॉर की लड़ाई पे जाता था, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिख दो। बट जो ऑर्डिनरी लोग थे वो क्या करते थे? वो अपने काम से काम रखते थे। मर्चेंट्स अपना बेचते थे सामान, फार्मर्स खाना उगाते हैं, क्राफ्ट के लोग क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, सो ऑन, जैसा अभी होता है। नॉर्मल जनता कैसे जी रही है? नॉर्मल तरीके से जी रही है। अगर आप किसी राजा की बात करेंगे या किसी मोस्ट वीवीआईपी पर्सन टाइप्स की बात करेंगे तो उनकी अलग ही है ज़िंदगी। वो बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। जो नॉर्मल इंसान है वो नॉर्मल जो साधारण काम करेंगे। साधारण का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या बड़े कामों का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सारे काम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, चाहे वो साधारण। अगर किसान खाना नहीं उगाएगा तो राजा खाना कैसे खाएगा, आर्मी खाना कैसे खाएगी? तो सभी का काम इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंट था, सबका अलग अलग काम था। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट पास्ट, इसलिए उनको देखने को मिला कि भाई डिफरेंसेस हैं, तब उन्होंने बात किया। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट, आपको ये समझना पड़ेगा डेट्स को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डेट्स हम दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं, बीसी एंड एडी। तो बीसी था बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? बिफोर द टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये वाला कौन सा तरीका था? क्योंकि जो ये यूरोपियन लोगों ने जो कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को क्राइस्ट से जोड़ दिया।
अगर कोई और तरीका होगा तो हम उसको राम के उससे जोड़ देंगे। तो आप ये समझिए इसमें कोई ऐसा रिलीजियस ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे ये चीज़ें बनाई गई, उस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा डेवलप था, पहले हमारा वर्ल्ड ज़्यादा डेवलप था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये चीज़ें कॉइन की गई तो इसलिए उसको BC और AD वाले को हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनली। एनो डोमिनी का मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड कौन है? क्राइस्ट, जो क्राइस्ट आ चुके हैं धरती पर, दैट इज एनो डोमिनी ईरा। फिर एक CE लिखा हुआ मिलेगा, तो CE क्या है? कॉमन ईरा, एंड BCE, बिफोर कॉमन ईरा। BC को ही BCE लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये द above abbreviation are used by non-Christian to refer to the same system। BCE का मतलब उनका बिफोर कॉमन ईरा, मतलब क्राइस्ट के आने के बाद को उन्होंने कॉमन ईरा बोल दिया। थोड़े कट्टरवादी रहे होंगे, उन्होंने बोल दिया, इससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं, लेकिन ये वही ईरा की बात है, BC और AD की, राइट। आप इसको देखते हैं तो देखिए, ये वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट ईरा, तो इससे पहले वाला BC, इससे इधर वाला कॉमन ईरा। तो दिस वाज इट। ये एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का पहला चैप्टर था। इसमें हमने जानने की कोशिश की, इसके टेक अवेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके टेक अवेज क्या थे, इसके बारे में हमने ये जानना की बात की कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, क्यों पढ़ते, क्यों की बात आई हमारे पास, क्या क्या पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में, कहाँ पढ़ेंगे, जोग्राफिकली उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने जाना कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, उसी के चारों तरफ डेवलपमेंट हुई, कुछ फैक्ट्स थे, गारों में हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले, मगध पीरियड एरा कौन सा होता है, नर्मदा वैली में जो है हंटर गैदरर्स मिले हैं। उसके बाद हमने बात किया कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, क्योंकि पहला चैप्टर है, इसीलिए हम छोटी छोटी बातें क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो ये सब पढ़ रहे हैं हम। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, मनुस्क्रिप्ट्स किस पे लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की हमने नीचे से खोद के निकालने के लिए, किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से की जाती है ये भी मैंने आपको बताया। जनरली हॉरिजॉन्टल करते हैं हम उसको, कभी कभी वर्टिकल करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष जो है नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग पास्ट थे। डेट्स को हम BC और AD बोलते हैं, कुछ लोग इसको CE बोलते हैं कॉमन ईरा के लिए, BCE इसको बोला जाता है। सो दिस वाज दिस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के मज़ा आया होगा और आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। स्टेप वाइज हम चैप्टर 2, फिर क्लास 6 के बाद क्लास 7, इसी तरीके से हमारे चैप्टर्स की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।